हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आमंत्रण क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें एक होगा G20 सम्मेलन जो अभी हाल ही में इटली के रोम में संपन्न हुआ है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और दूसरा, चीन ने एक लैंड बाउंड्री लॉ पारित किया है। तो चीन का जो लैंड बाउंड्री लॉ है उसके बारे में हम लोग डिटेल से विश्लेषण करेंगे कि आखिर वो क्या है और किस तरीके से भारत और चीन के संबंधों के साथ साथ चीन के जो अन्य पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ संबंधों को कैसे प्रभावित करेगा। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आपके लिए एक सूचना दे देते हैं कि आज से हम लोग प्रत्येक दिन शाम में जो है 5 PM में यूट्यूब लाइव सेशन करेंगे। प्रत्येक दिन आपका YT जो है सो लाइव सेशन होगा। तो आज से हम लोग जो है सो शाम में 5 बजे यूट्यूब लाइव सेशन प्रत्येक दिन करेंगे। और जो है सो उसमें हम लोग राष्ट्रीय समसामयिक, अंतर्राष्ट्रीय और प्रत्येक प्रकार की जो GS की सब्जेक्ट हैं उस पर हम लोग क्लास करेंगे। तो आइए, आज का क्लास शुरू करने से पहले आपको अपने YouTube चैनल पर क्या क्या सुविधा मिलती है उसके बारे में एक बार हम लोग डिटेल से जान लेते हैं। तो इस चैनल पर आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाक्रम का प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से विश्लेषणात्मक मटेरियल मिलता है। दूसरा, आपको सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के सभी सब्जेक्ट का आपको मटेरियल मिलेगा। जब लाइव आऊँगा तो आपके साथ इसी सब्जेक्ट सब पर डिस्कशन करूँगा। तीसरा, आपको इतिहास और भूगोल ऑप्शनल पेपर से संबंधित मटेरियल मिलेगा। और फिर आपको इसमें कई सारा स्ट्रेटजी सेशन मिलेगा और निबंध की कक्षाएं भी आपके लिए जो है सो मैनेज की जाएगी, निबंध की कक्षा। और इस संदर्भ में यदि आपके पास कोई क्वेरी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल आमंत्रण क्लासेज और मेरे मोबाइल नंबर पर मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आप मेरा जो क्लास है मेरे ऐप पर भी देख सकते हैं, जो बिल्कुल रेडी है। और ऐप पर जो भी क्लासेज है वो फ्री है और इस लिंक से जाकर भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से। और इस ऐप पर आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी क्लास के संदर्भ में, तो इस पर आपको यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का जो टेस्ट सीरीज होता है वो मिलेगा। इतिहास और भूगोल ऑप्शनल विषय का क्लास लेक्चर मिलेगा। सामान्य अध्ययन के सभी विषय का भी आपको क्लास लेक्चर मिलेगा और निबंध से संबंधित जो कक्षाएं होती है वो भी आपको इस पर प्रोवाइड कराई जाएगी। और इस संदर्भ में फिर से यदि आपके पास कोई क्वेरी हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमसे चैट कर सकते हैं और हर एक प्रकार की सुविधाओं के बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। और जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग दो टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें एक हो जाएगा जो हाल ही में G20 सम्मेलन हुआ है। तो इस G20 सम्मेलन के सभी एस्पेक्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। और दूसरा, हम लोग जो अभी चीन के द्वारा जो एक कानून पारित किया गया है, जो उसका लैंड बाउंड्री लॉ है, तो चीन का ये जो लैंड बाउंड्री लॉ है ये किस तरीके से है, भारत के साथ उसके संबंध किस तरीके से प्रभावित हो सकते हैं, और दूसरा, जो चीन के अन्य पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ कैसे संबंध प्रभावित होगा। ये दोनों टॉपिक जो है आपका जो यूपीएससी का पेपर 3 है, जो खासकर जिसमें थर्ड पेपर नहीं कहेंगे, सेकेंड पेपर कहेंगे, जिसमें आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित सेक्शन से ये जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ क्या है कि आपके जहाँ पर भी स्टेट पीसीएस में जिस सब्जेक्ट में पेपर में अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वहाँ पर भी आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो आप अंत तक इस क्लास को देखिएगा और इस चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।
बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और सबसे बड़ी बात है कि आज से हम लोग 5 बजे शाम से प्रत्येक दिन लाइव क्लास में जुड़ेंगे, तो आप सभी का स्वागत रहेगा। उस लाइव क्लास में जुटिएगा और हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि किस सब्जेक्ट से क्लास की शुरुआत की जाए। तो आइए सबसे पहले आज हम आपको जो G20 सम्मेलन हुआ है, इस G20 सम्मेलन के संदर्भ में हम लोग चर्चा करते हैं और धीरे धीरे क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो जो G20 सम्मेलन हुआ है, इसको समझने के लिए हम लोग एक फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि G20 का हम लोग एक संक्षिप्त में परिचय लेंगे। परिचय लेने के बाद जो है सो हम लोग इसमें जो रोम घोषणा पत्र है, रोम घोषणा पत्र के बारे में देखेंगे कि इस रोम घोषणा पत्र में क्या क्या शामिल है और रोम घोषणा पत्र क्या है। फिर हम लोग देखेंगे कि जो रोम घोषणा पत्र है इसकी सीमाएं क्या है, लिमिटेशन क्या रह गई है, सीमाएं या जिसकी आप आलोचना करना कहते हैं तो इसका आलोचना क्या होगा। फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, और फिर हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे। G20 सम्मेलन का हम लोग क्या है कि निष्कर्ष निकालेंगे। तो इस तरीके से G20 सम्मेलन के बारे में परिचय में हम लोग जानेंगे कि आखिर G20 अभी चर्चा में क्यों है। वो तो शीर्षक से ही क्लियर है कि क्यों चर्चा में है। फिर इस सम्मेलन में क्या क्या निष्कर्ष निकल कर आया है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो इसकी सीमाएं हैं वो, फिर आगे का रास्ता क्या हो और निष्कर्ष के बारे में। तो सबसे पहला अभी जो G20 चर्चा में है, क्यों चर्चा में है, तो इसका इटली के रोम में सम्मेलन जो है संपन्न हुआ है। इटली के रोम में इसका सम्मेलन, इटली के रोम में जो है, रोम में सम्मेलन संपन्न हुआ है, सम्मेलन संपन्न हुआ है। और इटली के जो रोम में सम्मेलन संपन्न हुआ है उसमें आपने देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री और उनके शेरपा के रूप में पीयूष गोयल जी, जो भारत के कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी इसमें शामिल थे। इटली के रोम में संपन्न हुआ है। ये जो G20 है ये बेसिकली क्या है कि इसमें ये उभरती हुई अर्थव्यवस्था, उभरती हुई अर्थव्यवस्था के साथ साथ किस प्रकार के देशों का संगठन है, तो ये उभरती हुई अर्थव्यवस्था के साथ साथ क्या है, विकसित देशों का भी संगठन है। साथ साथ इसमें किस प्रकार के देश हैं, तो ये उभरती हुई अर्थव्यवस्था के साथ साथ विकसित देशों का एक समूह है, विकसित देशों का क्या है, एक संगठन है। और ये जो G20 एक विकसित देशों का समूह है, इसमें क्या है कि यूरोपीय यूनियन को एक देश का दर्जा दिया गया है। यूरोपीय यूनियन को इसमें क्या दर्जा दिया गया है, तो यूरोपीय यूनियन जिसमें 27 देश शामिल है। चूंकि ब्रेक्जिट हो चुका है तो ब्रिटेन इससे अलग हो चुका है, तो ब्रिटेन के अलग हो जाने के बाद यूरोपीय यूनियन के 27 देश इसमें शामिल हैं। तो यूरोपीय यूनियन को एक देश का इसमें दर्जा दिया गया है, एक देश का दर्जा है G20 में। ये आपको ध्यान में रखना है, एक देश का दर्जा इसको दिया गया है। लेकिन एक देश का जो दर्जा दिया गया इसमें कितने शामिल हैं, तो 27 देश शामिल हैं। अब ये जो G20 का सम्मेलन हुआ है, इसमें सबसे लास्ट दिन जब G20 का सम्मेलन हुआ है तो इसमें एक घोषणा पत्र सदस्य देशों के द्वारा जारी किया गया, जिसको रोम डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। तो इस रोम डिक्लेरेशन में क्या क्या चीजें शामिल हैं और किन चीजों को फोकस किया गया है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो रोम डिक्लेरेशन में क्या क्या चीजें शामिल हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, जो सम्मेलन का एक तरीके से आप कहेंगे सेंट्रल पार्ट हो जाएगा, इस टॉपिक का सेंट्रल पार्ट हो जाएगा। तो रोम घोषणा पत्र में क्या क्या शामिल है, रोम घोषणा पत्र या जिसे हम लोग रोम डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं वो हो जाएगा। तो इस रोम घोषणा पत्र में सबसे पहला जो शामिल है, इसमें यह शामिल है कि G20 के देशों ने
इस सदी के मध्य तक, सबसे पहला कि इस सदी के मध्य तक यानी 21वीं सेंचुरी, इस सदी के मध्य तक क्या है, मध्य तक कहने का अर्थ हुआ कि 2050 तक, इस सदी के मध्य तक विच मीन्स 2050 तक जो है कार्बन तटस्थता का लक्ष्य प्राप्त करने का घोषणा किया है। कार्बन जो तटस्थता है, कार्बन तटस्थता या जिसको हम लोग कार्बन शून्य उत्सर्जन कहेंगे, या शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को, शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प लिया गया है, कि लक्ष्य को प्राप्त करना। सबसे पहला इसमें यही है कि शून्य जो कार्बन उत्सर्जन है उसको, उसके लक्ष्य को प्राप्त करना जो है इसमें एक मूल घोषणा पत्र में शामिल है। दूसरा इस घोषणा पत्र में शामिल है कि इस सदी के मध्य तक जो है, इस सदी के मध्य तक ही वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया। इस सदी के मध्य तक क्या है कि इस सदी के मध्य तक क्या करना है, तो इस सदी के मध्य तक ग्लोबल वार्मिंग को, यानी कि वैश्विक तापमान को, ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखना है, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखना है, यह इसमें लक्ष्य रखा गया है, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखना है। तीसरा जो इस डिक्लेरेशन में घोषित किया गया है वो क्या घोषित किया गया है, तो इसमें यह भी चर्चा हुआ कि कोयला आधारित संयंत्र के लिए अब किसी भी प्रकार की वित्तीय और तकनीकी सहायता नहीं दी जाएगी। कोयला आधारित जो जीवाश्म ऊर्जा आधारित संयंत्र है, तो कोयला आधारित संयंत्रों के लिए क्या है, तो कोयला आधारित संयंत्रों के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी, किसी भी प्रकार की फिनेंशियल कोई भी वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी, कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी, जो एक प्रकार से भारत और चीन के लिए ये झटका के समान है, क्योंकि भारत और चीन में अभी भी जो ऊर्जा का कुल उत्पादन है और इन देशों की जो कुल निर्भरता है ऊर्जा के ऊपर, वो बेसिकली क्या है कि ताप विद्युत संयंत्रों पर है। तो इसके लिए वित्तीय जो स्रोत है वो बंद करने की घोषणा की गई है। चौथा इसमें क्या है कि नवीकरणीय ऊर्जा को फोकस करने पर बल दिया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा, जिसको ग्रीन एनर्जी कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, नवीकरणीय ऊर्जा को प्रमोट करना, इसमें एक लक्ष्य रखा गया है, नवीकरणीय ऊर्जा को प्रमोट करना, जिसे ग्रीन एनर्जी कहते हैं, जिससे पर्यावरण का उत्सर्जन, पर्यावरण का प्रदूषण नहीं के बराबर होता है। चौथा, पांचवा जो इस पॉइंट में शामिल है, वो पांचवा पॉइंट इसमें क्या शामिल है, तो इस सम्मेलन में यह भी तय किया गया, जो खासकर कि इसमें यह तय किया गया कि जो वैश्विक महामारी की जो स्थिति है, तो वैश्विक महामारी पर जो है सो सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। वैश्विक महामारी पर किसको, तो ग्लोबल जो पेंडेमिक है, तो ग्लोबल महामारी पर सहयोग को बढ़ावा देने की बात की गई, सहयोग को बढ़ावा देना। खासकर भारतीय प्रधानमंत्री जो इस सम्मेलन में गए थे, इन्होंने इस चीज़ पर काफ़ी जोर दिया, जिसको शामिल भी किया गया। साथ ही छठा, भारतीय प्रधानमंत्री ने यह भी इस सम्मेलन में कहा और इसको घोषणा पत्र में शामिल करने की सिफारिश की गई कि न केवल वैश्विक महामारी पर सहयोग की बात की गई, बल्कि इन्होंने यह भी कहा कि विश्व की शांति और स्थिरता के लिए, विश्व की शांति एवं स्थिरता के लिए क्या है, विश्व की शांति एवं स्थिरता के लिए क्या जरूरी है, तो एक तरीके से इन्होंने कहा कि क्षेत्रीय संप्रभुता
का पालन होना चाहिए। स्थिरता के लिए क्षेत्रीय संप्रभुता का पालन होना चाहिए। क्षेत्रीय संप्रभुता का क्या होना चाहिए? क्षेत्रीय संप्रभुता का पालन होना चाहिए, जो एक तरीके से चीन के ऊपर पालन होना चाहिए, जो एक तरीके से चीन के ऊपर प्रेशर माउंट करने के समान है। तो इस G20 के सम्मेलन में, जिसे हम रोम घोषणा पत्र कहते हैं, इसमें सबसे पहले क्या तय किया गया? तो 2050 तक कार्बन तटस्थता या शून्य उत्सर्जन, या जिसको आप जीरो उत्सर्जन भी कह सकते हैं, जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना तय किया गया। जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना तय किया गया। इस पर अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम हुआ है, उसमें इसमें पीटी पर एक प्रश्न भी था। दूसरा, इस सदी के मध्य तक ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रोकना है, उसी तक सीमित रखना है। कोयला आधारित संयंत्रों के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी, क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे जो हरितगृह गैसें हैं वो उत्सर्जित होती है। फिर नवीकरणीय ऊर्जा को प्रमोट करने, उसमें निवेश करने और उस पर सहयोग करने को बल दिया गया। वैश्विक महामारी पर सहयोग होना चाहिए। विश्व की शांति और स्थिरता के लिए जो है क्षेत्रीय संप्रभुता का पालन होना चाहिए। अब इस सम्मेलन में ये जो रोम घोषणा पत्र जारी किया गया, तो इसमें खामियां क्या रह गई और इसकी आलोचना क्या हो सकती है, या इस सम्मेलन की सीमाएं क्या रह गई है, वो हमें देखना है। तो सबसे पहला इस सम्मेलन में जो यह तय किया गया कि G20 में जो है सो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा 2050 तक। तो ये तो इसमें तय कर लिया गया है, लेकिन नेट जीरो उत्सर्जन को लेकर सबसे पहला कि नेट जीरो उत्सर्जन को लेकर कोई ठोस लक्ष्य तय नहीं किया गया। नेट जीरो उत्सर्जन को लेकर कोई ठोस योजना सामने नहीं आया, कोई ठोस सॉलिड जो प्लान कहते हैं, कोई ठोस योजना सामने नहीं आया। सबसे पहली बात यही है, क्योंकि केवल घोषणा पत्र में शामिल कर देने से उत्सर्जन तो कम नहीं हो जाएगा, बल्कि उसके लिए किस तरीके से प्लान्ड है, किस तरीके से सरकारें इस पर काम करेगी, इसके बारे में कोई भी जो है सो दस्तावेज या किसी भी प्रकार का डिक्लेरेशन सामने नहीं आया। तो केवल एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो कागजी घोषणा पत्र के रूप में है अभी। दूसरा जो इस सम्मेलन की आलोचना है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ देशों ने, इसके लिए लक्ष्य भी सबका अलग अलग है नेट जीरो उत्सर्जन के लिए। कुछ देशों ने इसके लिए कब लक्ष्य तय किया है, तो कुछ देशों ने इसके लिए का अर्थ है यहाँ पर नेट जीरो उत्सर्जन के लिए, कुछ देशों ने इसके लिए 2050 का लक्ष्य तय किया है कि इस समय तक हमें क्या है, लक्ष्य तय किया है कि नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। जबकि कुछ देशों का जो है 2060 तक है, जिसमें कौन सा है, जबकि जो चीन है, चीन के साथ साथ जो रूस है, तो चीन हुआ, रूस हुआ और सऊदी अरब, चीन, रूस और जो सऊदी अरब जैसे कंट्री हैं, तो चीन, रूस और सऊदी अरब जैसे कंट्री ने नेट जीरो उत्सर्जन के लिए जो अपना टारगेट है वो 2060 रखा है। तो इसमें भी क्या है कि विरोधाभास है। कुछ देशों का जो है 2050 टारगेट है, जबकि कुछ देशों का क्या है 2060 टारगेट है। तो यहाँ भी हमें एक विरोधाभास देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि तीसरा, कि इसी संदर्भ में विशेषज्ञों का ये कहना है कि यदि 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना है, 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना है, तो ये क्या करना होगा, ये विशेषज्ञों का कहना है। इस संदर्भ में विशेषज्ञों का कहना है कि यदि विश्व को 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना है, उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना है, तो आपको क्या करना है,
तो यदि ये लक्ष्य आपको प्राप्त करना है तो फिर 2030 तक, तो 2030 तक जो है, यानी कि बाकी के बचे हुए 9 वर्षों में, बाकी के बचे हुए 9 वर्षों में इसमें आधी कटौती करनी होगी। इसमें आधी कटौती करनी होगी। क्या करनी होगी? कार्बन उत्सर्जन में आधी कटौती करनी होगी। ये विशेषज्ञों का एक कैलकुलेशन है, कैलकुलेटिव अप्रोच है, और सदस्य देशों के लिए आधी उत्सर्जन कटौती करना ये संभव नहीं हो पाएगा, कोई भी देश नहीं कर पाएगा, क्योंकि अधिकांश देशों को, कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो 80% देश विश्व के ऐसे हैं जहां अभी भी उनके अर्थव्यवस्था में परंपरागत ऊर्जा का जो है वो प्रमुख योगदान है। तो विशेषज्ञों का ये कहना है कि केवल आप लक्ष्य तय कर लेंगे उससे नहीं होगा। यदि इस लक्ष्य के दिशा में आप अमल करना चाहते हैं तो सबसे पहले 2030 तक जो है आपको नेट जीरो उत्सर्जन, जो 2050 का लक्ष्य है, वहां तक पहुंचने के लिए हाफ कार्बन उत्सर्जन में कटौती करनी होगी, जो संभव जो है नहीं दिखाई देता है। तीसरा, चौथा, इस संदर्भ में विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि जिस दर से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है, जिस दर से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है, अगर उसी दर से होता रहा तो 2050 तक जो ग्लोबल वार्मिंग है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 2050 तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा। जिस रेट से अभी उत्सर्जन हो रहा है उस रेट से होते रहेगा तो 2050 तक, अगर 2050 तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि हो जाती है, जो अभी तक 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या हो चुकी है? वृद्धि हो चुकी है। तो 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि हो चुकी है, और 2050 तक यदि 2 डिग्री सेंटीग्रेड में वृद्धि हो जाती है, तो वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि भविष्य में बाढ़ की स्थिति क्या होगी, सूखा की स्थिति क्या होगी, ट्रॉपिकल साइक्लोन की स्थिति क्या होगी, गर्म लहर की क्या स्थिति होगी, कोल्ड वेव की क्या स्थिति होगी, यानी कि जो मौसमी आपदाएं होती है उसकी क्या स्थिति होगी, कितनी भयावह वो हो सकता है, मानवीय संस्कृति को लील करने की स्थिति में आ जा सकता है। इसका आप अंदाजा वर्तमान की परिस्थिति से लगा सकते हैं। चौथा, पांचवा जो इसकी सीमाएं हैं वो सीमाएं क्या है? तो सबसे बड़ी बात है कि अभी जो गरीब देश हैं दुनिया के, उनको जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन का परिणाम भुगतना पड़ रहा है, जो दुष्परिणाम भुगतना पड़ रहा है, किसके कारण? तो विकसित देशों ने जो कार्बन उत्सर्जन किए हैं इसके कारण। तो इसमें क्या है कि जो 100 अरब डॉलर के ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात है, 100 अरब डॉलर का फंड, इसके बारे में चर्चा तो हुआ सम्मेलन में। 100 अरब डॉलर का फंड कौन देगा, कौन देगा? वैसे देना तो विकसित देशों को है, कौन देगा, कितना देगा, कौन देगा, कितना देगा, इस पर भी कोई सहमति नहीं बन पाई। कौन देगा, कितना देगा, कब तक मिलेगा, कब तक मिलेगा, कब तक मिलेगा, इस तरीके का जो प्रश्न है इस फंड के संदर्भ में, ये जो है सो इस संदर्भ में कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है, कोई क्लियर नहीं है, कोई क्लियर नहीं है। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो रोम घोषणा पत्र है, जो डिक्लेरेशन है, वो वर्तमान में तो अभी कागजे ही दिखाई देता है। अगर जो COP26 सम्मेलन जो स्कॉटलैंड में स्टार्ट हो चुका है ग्लासगो में, उसमें यदि कोई ठोस लक्ष्य पर पहुंच पाते हैं सदस्य देश, तभी पता चल पाएगा, वरना जो टारगेट तय किया गया है और जिस तरीके से परिस्थितियां वर्तमान में है, तो 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना काफी कठिन काम है। तो इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले क्या क्या बताया कि सबसे पहले कि इसमें अभी चर्चा में क्यों है, रोम डिक्लेरेशन क्या है ये आपने जान लिया, इसकी आलोचनाएं क्या है आपने जान लिया। अब आगे का रास्ता क्या हो सकता है ये हमें सबसे पहले ध्यान में देखना है। आगे का रास्ता, तो देखो आगे का रास्ता जो है, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर आगे के रास्ते और निष्कर्ष के रूप में आपको यही बताना है कि
अब समय आ गया है कि सभी देशों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। सभी देशों को क्या करना होगा? सभी देशों को उत्तरदायित्व लेना होगा। सभी देशों को उत्तरदायित्व लेना होगा। इस संदर्भ में अब कोई बच नहीं सकता, लेना होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सभी देशों को उत्तरदायित्व तो लेना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए? भिन्न उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू होना चाहिए। भिन्न उत्तरदायित्व का सिद्धांत, डिफरेंट लायबिलिटीज का भिन्न उत्तरदायित्व का क्या होना चाहिए? भिन्न उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू होना चाहिए। भिन्न उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? इसका अर्थ यह है कि विकसित देशों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ अधिक होनी चाहिए। विकसित देशों की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ अधिक होनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान जो ग्लोबल वार्मिंग है उन्हीं के द्वारा जो जीवाश्म ईंधन का उत्सर्जन किया गया है, जीवाश्म ईंधन के दहन से जो प्रदूषणकारी गैसें आई, उसी का परिणाम है, क्योंकि इन्हीं देशों में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई। तो विकसित देशों को क्या होना चाहिए? विकसित देशों को अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, अधिक उत्तरदायित्व लेना होगा, उनको लेना ही चाहिए। कहने का अर्थ है कि जो उत्तरदायित्व भारत का हो वही एक छोटे से देश नेपाल का ना हो, और जो उत्तरदायित्व यूएसए का हो उत्तरदायित्व भारत का भी ना हो। तो विकसित देशों को अधिक उत्तरदायित्व लेनी होगी। साथ ही साथ क्या है, जो विकासशील देश हैं उनको भी इसमें अपनी भूमिका बढ़ानी होगी। विकासशील देशों को भी क्या करना होगा? विकासशील देशों को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, इनको भी अपनी उत्तरदायित्व लेनी होगी, लेकिन कॉमन बट डिफरेंट लायबिलिटीज के सिद्धांत का यहाँ पर पालन होना चाहिए। तो कार्बन उत्सर्जन कैसे कम हो, इस संदर्भ में सभी देशों को उत्तरदायित्व लेना होगा। दूसरा, ये भिन्न उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर होना चाहिए। तीसरा, जो विकसित देश हैं, विकसित देशों को क्या होना चाहिए? विकसित देशों को ग्रीन टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना चाहिए। विकसित देशों को क्या करना चाहिए? विकसित देशों को हरित प्रौद्योगिकी ट्रांसफर करना चाहिए। हरित प्रौद्योगिकी क्या करना चाहिए? ट्रांसफर करना चाहिए। किसको? तो ट्रांसफर करना चाहिए विकासशील देश को, जो दुनिया के अल्प विकसित देश हैं, जो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के गरीब जैसे देश हैं, इन देशों को ट्रांसफर करना चाहिए, ताकि वहां पर विकास भी हो और साथ ही साथ क्या है कि वहां पर कार्बन उत्सर्जन भी कम हो। एक धारणीय समावेशी विकास को बढ़ावा देने की जरूरत है। यानी कि चौथा क्या है कि वैश्विक स्तर पर जो है, ग्लोबल स्तर पर हमें क्या करना होगा? तो इस संदर्भ में ग्लोबल स्तर पर धारणीय और समावेशी नीति अपनानी होगी। सस्टेनेबल, धारणीय और क्या अपनानी होगी? तो धारणीय और समावेशी नीति का अनुसरण करना होगा। साथ ही साथ क्या है? विकास की परियोजनाओं में पर्यावरण को स्थान देना होगा। विकास मूलक जो परियोजनाएं होती है, विकास मूलक प्रोजेक्ट में हमें क्या करना होगा? विकास मूलक परियोजना के केंद्र में पर्यावरण को रखना होगा। विकास मूलक परियोजना के केंद्र में क्या करना होगा? केंद्र में पर्यावरण को रखना होगा, और तब हमें नीति बनानी चाहिए। पर्यावरण को रखकर नीति बनाना है, पर्यावरण को रखकर नीति का फॉर्मेशन करना है, नीति का निर्माण आपको करना है। छठा क्या है कि जितना अधिक संभव हो सके ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश होना चाहिए। ग्रीन ऊर्जा का उत्पादन होना चाहिए, और इस संदर्भ में निवेश भी, उत्पादन और इस क्षेत्र में निवेश होना चाहिए। निवेश, क्योंकि जो ग्रीन ऊर्जा उत्पादन करने वाली टेक्नोलॉजी होती है ये महंगी होती है। जो दुनिया के गरीब तीसरे दुनिया के जो देश हैं, अविकसित देश हैं, उनके बस में ये नहीं है। तो उन देशों के पास भी ग्रीन एनर्जी हो, वहां पर उत्पादन हो, इसलिए विकसित देशों को
इन देशों में निवेश करने की जरूरत है, या पूरे के पूरे इस ऊर्जा के क्षेत्र में आपको निवेश करने की जरूरत है। और साथ ही साथ क्या है, सातवां आपको ये ध्यान में रखना होगा कि सबसे बड़ी चीज है कि प्राकृतिक संसाधन का जो है सो हमें प्राकृतिक संसाधन का जो है सो संरक्षण जो है सो किसी भी कीमत पर करना होगा। प्राकृतिक संसाधन का किसी भी कीमत पर करना होगा। तो हमें वो तमाम कोशिश करनी होगी जिसमें हम, और इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन जब आप देखेंगे कि ग्लासगो में जो COP26 सम्मेलन होने जा रहा है वो हो जाएगा, तब आपको एक्चुअल आउटपुट पता चलेगा कि वास्तव में G20 और जो 26वां कोप सम्मेलन है, इसके बाद विश्व किधर की ओर जा रहा है, ये हमें इसके बाद पता चलेगा। लेकिन सुझाव और आगे की राह में ये आपको बताना है कि सभी देशों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा, बट ये किस पर होना चाहिए, कॉमन बट डिफरेंट लायबिलिटीज, ये आपको ध्यान रखना है। विकसित देशों को ग्रीन टेक्नोलॉजी हस्तांतरित करना चाहिए। ग्लोबल स्तर पर धारणीय समावेशी नीति अपनाना होगा। विकासमूलक परियोजना के केंद्र में पर्यावरण को रखना होगा। ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश और उत्पादन को बढ़ाना होगा। और प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का हमें संरक्षण करना होगा ताकि ये भावी पीढ़ी के लिए भी बचा रहे। तो ये रहा आपका G20 का सम्मेलन। आइए आप अगले टॉपिक पर आपको लिए चलते हैं, जो हो जाएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी IR के दृष्टिकोण से। चीन का लैंड बाउंड्री कानून इस बीच में एक पारित हुआ है, लैंड बाउंड्री कानून। तो चीन का जो लैंड बाउंड्री कानून है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एक परिचय ले लेंगे कि आखिर ये कानून है क्या, परिचय ले लेंगे कि ये कानून है क्या। दूसरा हम लोग देखेंगे कि इस कानून में जो लैंड बाउंड्री कानून है, इसमें मुख्य प्रावधान क्या है, मेन प्रावधान क्या है, हमें वो देखना है, मेन प्रावधान। तीसरा, इसमें जो प्रावधान है इससे समस्याएं कैसे उत्पन्न हो सकती है, ये विवाद को कैसे बढ़ावा दे सकता है, 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 ये हमें देखना है। फिर जो है सो चीन आखिर ऐसा कर क्यों रहा है, चीन ऐसा कर क्यों रहा है, ऐसा कर क्यों रहा है, ये हमें देखना है, ऐसा कर क्यों रहा है। और फिर हमें इसका जो है सो निष्कर्ष निकालना है, तब आप इसका क्या करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। तो इस तरीके से परिचय हो जाएगा, मुख्य प्रावधान हो जाएगा, विवाद को कैसे ये बढ़ावा दे सकता है, न केवल भारत बल्कि जो चीन के सीमा से लगे अन्य मुल्क हैं उनके साथ भी, चीन का कई देशों के साथ सीमा विवाद है, तो उन देशों के साथ भी सीमा विवाद में वृद्धि हो सकती है। और जो है सो एशिया क्षेत्र में एक नए प्रकार का तनाव उत्पन्न हो सकता है इस कानून को लेकर, ऐसा जो है सो कूटनीतिज्ञों का, पॉलिटिशियन का, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका मानना। और आप भी जानेंगे तो आपको लगेगा भी हाँ ये सही है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि आज से हम लोग शाम 5 बजे में बिल्कुल लाइव स्ट्रीमिंग में मिलेंगे यूट्यूब सेशन में, जिसमें जनरल स्टडीज के पार्ट से शुरुआत किया जाएगा किसी भी सब्जेक्ट से। तो आप सब भी उस लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़ेंगे, जिसका समय कितना निर्धारित किया गया है, तो 5 PM निर्धारित किया गया है। तो आज से हम लोग सभी इसमें 5 PM में लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़ेंगे। तो आइए, चीन का जो ये लैंड बाउंड्री कानून है ये क्या है और किस तरीके से, तो ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में इस कानून को पारित किया गया है। हाल ही में क्या है कि हाल ही में इस कानून को क्या किया गया है, कानून को पारित किया गया है। और इस कानून को जो पारित किया गया है, चीन के संसद के द्वारा पारित किया गया है, वो बेसिकली क्या है कि एक तरीके से कहा तो गया है कि चीन अपने संप्रभुता की सुरक्षा के लिए ऐसा बना रहा है। लेकिन इसका जो मूल मकसद है, जब आप पढ़ेंगे तो इस कानून से भी आपको चीन की जो विस्तारवादी मानसिकता है, जो चीन की
विस्तारवादी मानसिकता है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। जो चीन की विस्तारवादी मानसिकता है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो चीन की जो विस्तारवादी मानसिकता है वो किस तरीके से हमें पता चलेगा इस कानून से। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस कानून का जो मुख्य प्रावधान है इसके बारे में हमें जानना होगा कि इस कानून में क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस कानून में मेन प्रावधान क्या है। लैंड बाउंड्री कानून में मुख्य प्रावधान क्या है और उसको लेकर कहाँ पर विवाद उत्पन्न हो सकता है, मुख्य प्रावधान में किस बिंदु पर विवाद हो सकता है, ये आप ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहला जो इस कानून में प्रावधान किया गया वो है कि सीमावर्ती क्षेत्र में चीन आधारभूत संरचना का निर्माण करेगा। सीमावर्ती क्षेत्र में वो अपने एरिया में, कहने के लिए दूसरे में नहीं, सीमावर्ती क्षेत्र में आधारभूत संरचना का निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर का आधारभूत संरचना का निर्माण। सीमावर्ती क्षेत्र में आधारभूत संरचना का निर्माण सबसे पहला इसमें यही शामिल है। दूसरा इसमें शामिल है कि सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों का, जो सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, तो रहने वाले लोगों का क्या करना है, रहने वाले लोगों का सामाजिक और आर्थिक कल्याण करना है। सामाजिक और दूसरा क्या करना है, तो सामाजिक और आर्थिक विकास करना है। सामाजिक और आर्थिक विकास करना है, उनका क्या करना है, कल्याण करना है, सामाजिक और आर्थिक विकास करना है, ये इसमें शामिल है। फिर इसमें तीसरा सीमावर्ती क्षेत्र खोलना, सीमावर्ती जो क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र खोलना इसमें शामिल है। सीमावर्ती क्षेत्र खोलना शामिल है, खोलना। चौथा जो इसमें शामिल है मुख्य पॉइंट के रूप में वो क्या है कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि लोगों के जनजीवन को बढ़ावा देने वाला हो ही गया, चीन की जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता है उसकी रक्षा की जाएगी। चीन की संप्रभुता, ये तो कोई भी देश करता है, चीन की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा की जाएगी। चीन की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा की जाएगी। लेकिन जो पांचवा पॉइंट है इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर विवाद हो सकता है, वो ये है कि जिस जमीन पर चीन का आधिपत्य है वह जमीन चीन की मानी जाएगी। जिस जमीन पर चीन का आधिपत्य है, जिस जमीन पर चीन का क्या है, कब्जा है, चीन का आधिपत्य है, वह जमीन चीन की मानी जाएगी। जमीन चीन की मानी जाएगी। किसकी मानी जाएगी, चीन की मानी जाएगी। जिस पर उसका आधिपत्य है चीन की मानी जाएगी। और उससे पीछे हटना लैंड बाउंड्री कानून का उल्लंघन माना जाएगा। और उससे पीछे हटना किससे, तो जमीन छोड़कर, और उससे पीछे हटना जो है, पीछे हटना क्या होगा, इस कानून में यह कहा गया है कि इससे पीछे हटना लैंड बाउंड्री कानून का उल्लंघन माना जाएगा। लैंड बाउंड्री कानून का, किसका, तो लैंड बाउंड्री कानून का उल्लंघन माना जाएगा, कानून का उल्लंघन माना जाएगा। और इसके लिए इसमें सजा का भी प्रावधान है, उल्लंघन माना जाएगा। ये जो पांचवा पॉइंट है इसको लेकर क्या हो सकता है, सदस्य देशों के बीच विवाद बढ़ेगा। जैसे कि इसमें है पांचवा पॉइंट में कि जिस जमीन पर चीन का आधिपत्य है उस जमीन पर चीन की मानी जाएगी, और उससे पीछे हटना लैंड बाउंड्री कानून का उल्लंघन माना जाए। अब आप सोचिए कि जो अक्साई चीन का क्षेत्र है, चीन ने एक तरीके से अवैध रूप से कब्जा किया है। अक्साई चीन का जो क्षेत्र है, अक्साई चीन क्या है,
भारत चीन के बीच विवाद है, चीन ने इस पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। दूसरा, 1963 में एक समझौते के तहत क्या है कि जम्मू कश्मीर के पास जो खासकर अब लद्दाख का एरिया हो जाएगा, लद्दाख का कुछ क्षेत्र जो है पाकिस्तान ने चीन को दिया था, भारत ने अभी तक इसको मान्यता नहीं दिया है। तो दूसरा, अक्साई चीन जिस पर आपने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, एक वो 1963 में पाकिस्तान चीन के बीच एक समझौता, और उसके तहत लद्दाख का जो खासकर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के मानचित्र में, यहाँ पर क्या है कि एक क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है ये चीन को दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा, तो ये भी जो है सो एक विवादित क्षेत्र है। अब इसका अर्थ यह है कि चीन यदि इससे कभी पीछे हटेगा तो वो लैंड बाउंड्री कानून का उल्लंघन माना जाएगा, यहाँ पर यह है। अब इस कानून से विवाद कहाँ पर उत्पन्न हो सकता है, जैसे कि 2-3 एग्जाम्पल तो मैंने दे ही दिया, अगला सेगमेंट इसमें हो जाएगा विवाद कहाँ से उत्पन्न हो सकता है, विवाद कहाँ से उत्पन्न हो सकता है, विवाद कहाँ से उत्पन्न हो सकता है। तो इसको जो है आपको 5वें पॉइंट के आलोक में ही समझना होगा। देखिए, सीमावर्ती क्षेत्र में आधारभूत संरचना का निर्माण करना ये सभी देश करते हैं, भारत भी करता है, चीन भी कर रहा है। सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों का सामाजिक आर्थिक कल्याण करना ये सभी मुल्क करते हैं, वो भी करते हैं। लेकिन जो 5वां पॉइंट है वो विवाद है। तो भारत के साथ कैसे डिस्प्यूट बढ़ सकता है, भारत के साथ ये डिस्प्यूट कहाँ पर बढ़ सकता है, तो भारत के साथ और अन्य मुल्कों के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो भारत के साथ सबसे बड़ा तो कहाँ पर हो गया, एक जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि अक्साई चीन को लेकर जो है, अक्साई चीन को लेकर जो है सो अभी भी विवाद है। तो एक तो इस क्षेत्र को लेकर हो सकता है जिस पर चीन ने 1962 में कब्जा किए हुए है। दूसरा ये विवाद कहाँ पर हो सकता है, तो अक्साई चीन के साथ साथ जो अब लद्दाख संघ शासित प्रदेश का भाग हो जाएगा, लद्दाख का क्षेत्र जो है, लद्दाख का क्षेत्र जो अभी आपको बताया कि 1963 में पाकिस्तान से मिला था, किससे मिला था, चीन को पाकिस्तान से मिला था, ये क्षेत्र भी डिस्प्यूटेड है। तीसरा सबसे बड़ी चीजें क्या हो सकती है कि जो चीनी आर्मी है ये बराबर सीमा का अतिक्रमण करते हैं। तो चीनी सैनिक जो है, चीनी सैनिक आपने देखा है गलवान घाटी में सीमा का अतिक्रमण, पैगोंग झील के पास सीमा का अतिक्रमण, सिक्किम में सीमा का अतिक्रमण, अरुणाचल में अतिक्रमण। तो चीनी सैनिक द्वारा क्या होता है, चीनी सैनिक द्वारा सीमा का अतिक्रमण होता है, सीमा का अतिक्रमण। अब जब मान लीजिए ये सीमा का अतिक्रमण करते हैं, सीमा का अतिक्रमण, और इसके बाद जब भारतीय सैनिक विरोध करते, इसके बाद विरोध करने पर क्या होता है, करने पर वापस जाते हैं। अभी तो आपने देखा है विरोध करने पर वापस जाते हैं। लेकिन अब क्या होगा इस कानून के तहत, सबसे बड़ी बात अब उत्पन्न होगा, लेकिन नए कानून के तहत क्या होगा, नए कानून के तहत वापस जाना उस कानून का उल्लंघन माना जाएगा। नए कानून के तहत चीनी सैनिक का, नए कानून के तहत क्या है, चीनी सैनिक का वापस जाना क्या होगा, चीनी सैनिक का वापस जाना नए लैंड बाउंड्री कानून का क्या है, उल्लंघन माना जाएगा, जैसा कि उस कानून में शामिल है, उल्लंघन माना जाएगा। और जाहिर सी बात है कि जब चीनी सैनिक के मन में ये आएगा कि एक बार मान लीजिए कि जैसे कई एरिया है जहां पर इनके द्वारा अतिक्रमण किया जाता है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि अरुणाचल के क्षेत्र में भी हाल फिलहाल में इनके सैनिकों के द्वारा सीमा का अतिक्रमण, सिक्किम में जो चीनी सैनिक हैं इनके द्वारा बार बार सीमा का अतिक्रमण। सिक्किम के साथ साथ आप देखेंगे कि जो पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी है, तो गलवान घाटी के पास जो है सीमा का अतिक्रमण। फिर लद्दाख में ही, पूर्वी लद्दाख में ही पैगांग सौ लेक के पास जो पैगांग सा झील है, तो पैगांग सा लेक के पास भी इनके सैनिकों के द्वारा बार बार सीमा का अतिक्रमण करके भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं
और फिर जब भारतीय सैनिक इनका प्रतिकार करते हैं, काउंटर करते हैं, तो फिर ये वापस जाते हैं। अब आगे यदि मान लीजिए इसी तरीके से चीनी सैनिकों के द्वारा सीमा का अतिक्रमण होता है, सीमा क्रॉस करते हैं, और तब भारतीय सैनिक उसका प्रतिकार करेंगे और वो पीछे जाएंगे, तो चीनी सैनिक के मन में क्या होगा? चीनी सैनिक के मन में होगा ये जो हम अब कर रहे हैं ये हमारे नए भूमि कानून का उल्लंघन है। तो जब उनके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि हमारा वापस जाना नए लैंड बाउंड्री कानून का उल्लंघन है, तो यदि वो वापस नहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा? दोनों सैनिक और दोनों मुल्कों के बीच टकराव की स्थिति बढ़ेगी। तो यह टकराव की स्थिति जो है ना केवल भारत के साथ होगा, बल्कि चीन के इस नए लैंड बाउंड्री कानून के कारण किसके किसके साथ हो सकता है? रूस के साथ भी कुछ सीमा विवाद है, उनके साथ भी हो सकता है। हालांकि दोनों में अभी काफी नजदीकी है, लेकिन फिर भी सीमा को लेकर रूस भी बर्दाश्त नहीं करेगा। रूस के साथ है इनका। दूसरा इनके साथ क्या है? मंगोलिया के साथ है, मंगोलिया के साथ हो जाएगा। मंगोलिया के साथ साथ किसके साथ होगा? नेपाल के साथ होगा। नेपाल के साथ कहाँ पर होगा? फिर भूटान के साथ होगा। ये तो हो गए क्या जो लैंड बाउंड्री वाले देश हैं इनके साथ, और भारत के साथ इनका सीमा विवाद इससे बढ़ेगा आने वाले दिनों में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ क्या है कि समुद्री क्षेत्र में भी ये कानून लागू होगा। समुद्री क्षेत्र में यदि लागू होता है लैंड बाउंड्री, तो समुद्री क्षेत्र में यदि ये कानून लागू होता है तो इससे इनका जो पूर्वी चीन सागर है, जहां पर अभी भी पूर्वी चीन सागर, जहां पर अभी भी जापान के साथ इनका विवाद चलते रहता है पूर्वी चीन सागर में, फिर दक्षिण चीन सागर जो है सो इनके दक्षिण चीन सागर में विवाद है ही, और यहाँ पर बढ़ सकता है। जो इसके सीमा से लगे हुए देश हैं इनके साथ बढ़ सकता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि आने वाले समय में इस नए लैंड बाउंड्री कानून के कारण क्या है कि एशिया महाद्वीप में एक नए प्रकार का तनाव उत्पन्न हो सकता है। एशिया महाद्वीप में क्या हो सकता है? एशिया महाद्वीप में नए तनाव को जन्म दे सकता है, नए तनाव को उत्पन्न कर सकता है, नए तनाव को उत्पन्न कर सकता है। खासकर भारत को परेशान करना चीन का मूल ध्येय है। चीन का मूल ध्येय है भारत को परेशान करना, मूल ध्येय है। लेकिन आने वाले समय में रूस के साथ भी हो सकता है, मंगोलिया के साथ हो सकता है। जो मैंने लैंड बाउंड्री वाले इनके जितने भी कंट्री हैं सभी से इनका जो है लगभग सीमा विवाद है, तो ये बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो इन्होंने प्रोविजन कर रखा है उससे तो बढ़ने वाला है ही। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि आखिर भारत को, मूल रूप से भारत को टारगेट करके ही इन्होंने ये कानून लाया है, तो चीन आखिर ऐसा कर क्यों रहा है? ये सबसे बड़ी बात है। चीन आखिर ऐसा कर क्यों रहा है? चीन आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? भारत के संदर्भ में जो देखेंगे सबसे मूल बात, तो भारत के संदर्भ में चीन क्यों ऐसा कर रहा है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि थोड़ा 4-5 वर्षों के इतिहास, वैसे तो पूरे इतिहास को आपको ध्यान में रखना है भारत चीन संबंधों का, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपको याद होगा कि आज से 4 साल पहले जो है चीन को मात खानी पड़ी थी सिक्किम में। कहाँ पर? तो जहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे थे भूटान के क्षेत्र में, तो वहां पर सिक्किम में उसे मात खानी पड़ी थी। एक ये अभी आपने देखा है सबसे पहला कि पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी, पूर्वी लद्दाख में क्या है, गलवान घाटी में उनकी एक नहीं चली। पूर्वी लद्दाख में जो गलवान घाटी है, तो पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में एक नहीं चली, एक भी नहीं चली। यानी कि लाख कोशिश कर लिया चीन कि किसी तरीके से वो गलवान घाटी पर अधिकार करे, अपना सैनिक कैंप बनाया, लेकिन अंततः क्या हुआ कि उसे मुंह की खानी पड़ी। तो ये भी जो है सो उसको खटक रहा है। एक दूसरी बात क्या है कि न केवल यहाँ पर, बल्कि आप देखेंगे पेगांगसा क्षेत्र में भी चीन के सैनिक कई बार अतिक्रमण करते हैं पेगांगसा, और यहाँ से फिर से उन्हें क्या होता है, वापस जाना पड़ता है। क्या होता है? वापस जाना पड़ता है, ये बात है। तीसरा, जो चीन भारत से बौखलाए हुए है उसका रीजन ये भी है
कि भारत के द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र में भारत के द्वारा क्या किया जा रहा है, भारत के द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र में आधारभूत संरचना का निर्माण किया जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्र में आधारभूत संरचना का निर्माण किया जा रहा है। आधारभूत संरचना, तो जाहिर सी बात है कि ये जो आधारभूत संरचना भारत बना रहा है, जिसमें सड़क मार्ग है, रेल मार्ग सबको पहुंचाया जा रहा है, कई जो है सामरिक महत्व की जो है सो सड़कें बनाई जा रही है, सड़कें के साथ साथ कई सामरिक महत्व की जो है पुलें बनाई जा रही है, जो है सिक्किम सब में आप देखेंगे बिल्कुल बॉर्डर एरिया में जाकर जो है सो हवाई अड्डे बनाए गए हैं। तो इस तरीके का जो भारत कार्य कर रहा है सीमावर्ती क्षेत्र में, ये चीन को नापसंद हो रहा है। तीसरा, चौथा जो इसका कारण है, एक कारण और है कि भारत के द्वारा जो है सो सीमावर्ती क्षेत्रों में खासकर चीन की सीमा से लगा जो है सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी उपकरण सब लगाया गया है। निगरानी उपकरण लगाया गया, इससे भी चीन बौखलाए हुए है, जिसके कारण उसके सैनिक जो है आसानी से अब बॉर्डर का उल्लंघन नहीं कर पा रहे। रडार लगाया गया है, बिल्कुल सैटेलाइट सब ऐसे कर दिए गए हैं कि जो अतिक्रमण होगा भारत को पता चल जाता है। इससे भी पांचवा कारण इसका ये भी है कि भारत ने लद्दाख से लेके अरुणाचल तक, भारत ने क्या किया, लद्दाख से अरुणाचल तक जो है आधुनिक युद्ध उपकरण अपने तैयार कर लिए। अरुणाचल तक जो है, लद्दाख से अरुणाचल तक आधुनिक जो है सो आधुनिक जो है सो एक तरीके से कह सकते हैं आधुनिक हथियार तैनात कर रखे हैं। आधुनिक हथियार क्या कर रखे हैं, तैनात कर रखे हैं। तो ये भी चीन को बहुत ही परेशान कर रहा है। इसमें आप देखेंगे कि भारत के द्वारा जो है सो अरुणाचल में ब्रह्मोस जैसा जो मिसाइल है वो तैनात कर दिया गया है। सुखोई जैसे जो है सो लड़ाकू फाइटर जेट तैनात कर दिए गए हैं। मिराज जैसे फाइटर जेट तैयार कर दिया गया। होवित्जर जैसा जो तोप है, होवित्जर तोप को तैनात कर दिया गया है। न केवल होवित्जर जैसे जो फ्रांस से राफेल फाइटर जेट मिला है, राफेल को पूर्वी लद्दाख में तैनात कर दिया गया है। तो ये जो आधुनिक फाइटर जेट और इस तरीके के उपकरण जो भारत ने तैनात किए हैं, उससे भी चीन जो है वो परेशान है। और सारा कारण देखेंगे तो कोविड-19 पर भारत ने भी कई बार जो है सो विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो है सो आलोचना, खासकर यह भी भारत ने खुले तौर पर नहीं नाम लेकर, लेकिन यह जरूर कहा कि जो कोविड-19 का प्रसार हुआ उसके कारणों का पता चलना चाहिए, और ये कारण अधिकांश देशों ने, अधिकांश इशारों में चीन की तरफ इशारा किया है। तो इन सब के कारण जो है सो चीन जो है सो इस तरीके के सीमा विवाद में भारत को उलझाए रखना चाहता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि चीन का जो मूल मकसद है वो चाहता है कि सीमा विवाद में भारत को उलझाए रखे। वो चाहता है कि सीमा विवाद में क्या करे, सीमा विवाद में भारत को उलझाए रखना चाहता है, इसलिए अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में चीन के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है कि भारत और चीन के बीच कभी ऐतिहासिक तौर पर जो है सो सीमा निर्धारित नहीं किया गया। ये चीन की विस्तारवादी मानसिकता का परिचायक है, जो इसने लैंड बाउंड्री कानून के हित में दिया है। भारत ने इस कानून का विरोध किया है, ऐतराज भी जताया, और चीन को उस स्टेटमेंट का भी काउंटर किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत और चीन के बीच जो है कभी अस्थायी तौर पर, ऐतिहासिक तौर पर सीमा का निर्धारण नहीं किया गया, जबकि सरासर गलत है। शिमला सम्मेलन हुआ है, जो है सो मैकमोहन रेखा है, सब कुछ है, चीन उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। सीमा विवाद में उलझाए रखना चाहता है और चाहता है कि इसके माध्यम से भारत का जो आर्थिक विकास है वो अवरुद्ध हो, आर्थिक विकास को वो रोकना चाहता है। भारत के आर्थिक विकास को क्या करना चाहता है, आर्थिक विकास को रोकना चाहता है। क्योंकि देखिए, किसी भी देश की जो राजनीतिक शक्ति होती है, जो सामरिक शक्ति होती है,
जो रक्षा से संबंधित शक्ति होती है वो सब कुछ आर्थिक शक्ति पर निर्भर करता है। तो वो चाहता है कि भारत आर्थिक तौर पर कमजोर हो, और जब कोई मुल्क आर्थिक तौर पर कमजोर हो जाता है तो वो राजनीतिक सामरिक सभी तौर पर कमजोर हो जाता है। तो मूल मकसद इसका यही है, और साथ ही साथ है कि ये उसकी विस्तारवादी जो मानसिकता हमेशा से रही है, चीन की विस्तारवादी मानसिकता का भी ये परिचायक है कि वो किस तरीके से विस्तारवादी मानसिकता का ये लैंड बाउंड्री उसका एक जीता जागता उदाहरण है। और साथ ही साथ एशिया में उसके जो नेतृत्व करने का स्वप्न है, एशिया के नेतृत्व करने का जो स्वप्न है, वो भी चाहता है कि भारत को किसी भी तरीके से दबा दिया जाए और एशिया में हम सर्वोपरि एक सर्वमान्य लीडर के रूप में स्थापित हो जाए, वो चीन चाहता है। तो इसीलिए चीन के द्वारा भारत को समय समय पर परेशान किया जाते रहता है, और इसीलिए अब एक नया कानून लाकर जो है भारत को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें आपको बिल्कुल बैलेंस अप्रोच रखना है कि सबसे पहले जब भी मेंस में आएगा तो परिचय, इसमें मुख्य प्रावधान क्या है, विवाद किस पॉइंट को लेकर हो सकता है, चीन ऐसा क्यों कर रहा है, फिर ऐसी परिस्थिति में भारत को क्या करना चाहिए, इन सारे चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा, बहुत ही विश्लेषणात्मक है, इसको देखिएगा, अपना नोट्स बना लीजिएगा। और जब फिर से एक बार लास्ट में कह रहा हूं कि आज शाम में 5 PM से हम लोग YouTube लाइव सेशन में मिलेंगे, 5 PM से YouTube लाइव सेशन में प्रत्येक दिन मिलेंगे, प्रत्येक दिन हम लोग YouTube लाइव सेशन में मिलेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं शाम में 5 बजे लाइव सेशन में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है।